वो औरत जो ओशो के बिस्तर से लेकर जेल तक हर जगह उनके साथ थी। वो औरत जो ओशो के सेक्स कल्ट में उनकी सबसे बड़ी भागीदार थी। मिलिए माँ आनंद शीला से। इतिहास गवाह है कि हर भगवान को बनाने के पीछे एक शैतान का दिमाग होता है, और आनंद शीला वही शैतान थी। उसने ओशो के लिए रेगिस्तान में पूरा शहर खड़ा कर दिया, और उसी शहर को बचाने के लिए अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल टेरर अटैक भी करवा दिया। एक तरफ थी ओशो की आध्यात्मिक शांति, और दूसरी तरफ था शीला का जहरीला प्यार। अगले चंद मिनट में आप जानेंगे कि कैसे कैंटीन में काम करने वाली एक साधारण सी लड़की पहले ओशो की सबसे करीबी शिष्या बनी, और फिर उसी पर ओशो के मर्डर का इल्जाम लगा। साल 1981 की बात है। ओशो माँ आनंद शीला के साथ अमेरिका गए। वहां पर उनकी आंखों में एक सपना था, अमेरिका में अपना खुद का एक आध्यात्मिक शहर रजनीशपुरम बसाने का। और बस फिर क्या था, आनंद शीला ने उनके इस सपने को हकीकत में बदलने की ठानी और अमेरिका के वीरान रेगिस्तान में एक पूरा शहर खड़ा कर दिया। शुरुआत में ओशो आनंद शीला के समर्पण से बेहद खुश थे, लेकिन जल्द ही शीला का ये जुनून ओशो के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला था। साल 1984 ओशो और आनंद शीला की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। शीला का रवैया अब तानाशाही में बदल चुका था, और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिकी सरकार की नींद उड़ा दी। ओरेगन के एक शांत कस्बे द डलेस में अचानक 700 से ज्यादा लोग एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गए। लोगों को लग रहा था कि ये कोई मामूली फ्लू है, लेकिन ये कोई कुदरती बीमारी नहीं थी। ये था अमेरिका के इतिहास का पहला बायो टेरर अटैक, और इसे अंजाम दिया था मां आनंद शीला ने। शीला ने जानबूझकर डलेस के लोगों के खाने पीने में साल्मोनेला बैक्टीरिया मिला दिया। मकसद डरावना था। शीला चाहती थी कि स्थानीय लोग चुनाव के दिन बीमार पड़ें और वोट न डाल सकें, ताकि विरोधी वोटर्स घर पर ही पड़े रहें और शीला के लोग आसानी से चुनाव जीत जाएं और सत्ता पर उनका कब्जा बना रहे। शीला ने बाद में इसे ओशो को बचाने की कोशिश बताया, लेकिन क्या ये वाकई प्यार था या फिर सिर्फ अपनी ताकत बनाए रखने का एक खूनी खेल? जब ये खौफनाक राज खुला तो रजनीशपुरम की बुनियाद हिल गई। लेकिन इस पागलपन को समझने के लिए हमें उस औरत के जहन में उतरना होगा। हमें ओशो और आनंद शीला के रिश्ते को समझना होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के बड़ौदा में एक साधारण से परिवार में जन्मी शीला अंबालाल पटेल के साथ। नॉर्मल सा परिवार था और दिखने में वो एक आम भारतीय लड़की थी, लेकिन बचपन से ही उसके अंदर एक ऐसी आग थी जिसे बस एक चिंगारी की तलाश थी। वो चिंगारी मिली उसे एक खिड़की के पार। एक रोज शीला अपने चाचा के घर गई थी। वो चाचा जिनके घर के सामने रहता था, वो इंसान जिसने पूरी दुनिया को अपनी बातों में फंसा रखा था। नाम था आचार्य रजनीश यानी ओशो। खिड़की से सफेद कपड़ों में टहलते उस शांत आदमी को देखकर 16 साल की शीला को पहली नजर का प्यार हो गया। लेकिन ये प्यार जिस्मानी नहीं, रूहानी था। शीला ने अपनी किताबों और गुड़ियों को छोड़कर खुद को ओशो के विचारों में डुबो दिया, और जब पहली बार वो ओशो से मिली तो ओशो ने उन्हें बाहों में भर लिया। उस एक स्पर्श ने शीला के अंदर की साधारण लड़की को मार दिया, और जन्म हुआ ओशो की सबसे वफादार और सबसे खतरनाक शिष्या का। शीला ने तय कर लिया था, अब उसकी जिंदगी उसकी नहीं, सिर्फ ओशो की है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये समर्पण उसे मोक्ष नहीं, सीधा जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा। ओशो से उस पहली मुलाकात ने जिंदगी की दिशा बदल दी थी। वो अब सिर्फ एक शिष्या नहीं थी, वो एक मिशन पर थी। शुरुआत में शीला ने आश्रम में बेहद साधारण काम किए। कभी कैंटीन में खाना परोसा तो कभी मेहमानों की देखरेख की, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहती थी, उसे तो ओशो के सबसे करीब पहुंचना था। उस वक्त ओशो की सबसे भरोसेमंद और पावरफुल सेक्रेटरी थी लक्ष्मी। लक्ष्मी वो औरत थी जिसने सालों तक ओशो का साथ दिया था, लेकिन शीला के इरादे कुछ और ही थे।
शीला ने बड़ी चतुराई से लक्ष्मी की असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया। ऊपर से वो लक्ष्मी की वफादार थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक एक चाल सोच समझकर चल रही थी। आश्रम के छोटे मोटे झगड़े सुलझाना हो या मैनेजमेंट की दिक्कतें, शीला हर जगह मौजूद रहने लगी। धीरे धीरे आश्रम में ये चर्चा आम हो गई कि अगर कोई काम जल्दी करवाना है तो लक्ष्मी नहीं, शीला के पास जाओ। शीला ने लोगों का भरोसा भी जीता और ओशो की नज़रों में अपनी जगह भी बनाई। और फिर एक दिन वो वक्त आया जिसने सबको चौंका दिया। शीला ने लक्ष्मी को दरकिनार कर दिया और खुद ओशो की राइट हैंड बन गई। अब वो सिर्फ मैनेजर नहीं थी, वो ओशो की आयरन लेडी बन चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे शीला की ताकत बढ़ी, ओशो के चारों तरफ विवादों का घेरा भी बढ़ने लगा। 1980 के दशक तक आते आते भारत सरकार और धार्मिक संगठनों ने ओशो के सेक्स गुरु वाले टैग और उनके विचारों का कड़ा विरोध शुरू कर दिया था। आश्रम पर टैक्स के छापे पड़ रहे थे और ओशो की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा था। तब शीला ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने इतिहास बदल दिया। उसने ओशो के कान में एक बात डाली, हमें ये देश छोड़ना होगा। शीला का प्लान छोटा मोटा नहीं था। वो ओशो को सिर्फ सुरक्षित नहीं रखना चाहती थी, वो अपना खुद का एक साम्राज्य बनाना चाहती थी जहां नियम सिर्फ उसके और ओशो के हों। 1981 में ओशो अचानक भारत छोड़कर अमेरिका चले गए और वहां ओरेगन के रेगिस्तान में शीला ने ओशो फाउंडेशन के करोड़ों डॉलर्स का इस्तेमाल करके 62,000 एकड़ जमीन खरीद ली। सोचिए, ये कोई छोटा आश्रम नहीं था, ये एक पूरा शहर था जिसे नाम दिया गया रजनीशपुरम। रेगिस्तान की उस सूखी मिट्टी पर शीला ने रातों रात सड़कें, घर, एयरपोर्ट और खेती की जमीन खड़ी कर दी। हजारों अनुयायी वहां पहुंचने लगे। ओशो के पास अब 93 रोल्स रॉयस कारें थीं और एक प्राइवेट जेट। दुनिया देख रही थी कि एक गुरु और उसकी शिष्या ने अमेरिका के दिल में अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे शीला एक ऐसा जाल बुन रही थी जिसकी कीमत ओशो को अपनी आज़ादी से चुकानी पड़ने वाली थी। ओरेगन के उस वीरान रेगिस्तान में जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। जिसे लोग महज एक आश्रम समझ रहे थे, शीला ने उसे एक देश बना दिया था। 62,000 एकड़ की इस जमीन पर रातों रात सड़कें बिछ गईं, एयरपोर्ट बन गया और हजारों लोग ओशो के नाम पर अपनी पूरी जायदाद लुटाने लगे। अध्यात्म का ये चेहरा दुनिया ने पहली बार देखा था। ओशो अब किसी आम गुरु की तरह नहीं दिखते थे। उनके पास 93 रोल्स रॉयस थीं और एक प्राइवेट जेट। हर दिन दोपहर को 2 बजे ओशो अपनी एक नई रोल्स रॉयस में ड्राइव पर निकलते थे। सड़क के दोनों ओर हजारों अनुयायी खड़े होकर उन पर फूल बरसाते थे। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, एक अलग ही नशा था हवा में। लेकिन इस जश्न के पीछे शीला किसी कॉरपोरेट मशीन की तरह काम कर रही थी। उसने ओशो के दर्शन को एक बिजनेस बना दिया था। हर चीज की कीमत थी। ओशो ब्रांड बन चुके थे और शीला उनकी CEO। लोग इसे अमीरों का अध्यात्म कहने लगे, लेकिन चमकती कारों के पीछे एक काली सच्चाई भी थी। बाहर से रजनीशपुरम स्वर्ग लगता था, लेकिन अंदर ये एक खुली जेल थी। शीला ने वहां सबसे खौफनाक नियम बनाया था, नसबंदी का। उसने फरमान जारी किया कि यहां कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। अगर कोई औरत गर्भवती होती तो उस पर गर्भपात का दबाव बनाया जाता। लोगों से दिन में 14-14 घंटे मजदूरी करवाई जाती थी। वहां सेक्स की आज़ादी तो थी, लेकिन परिवार बनाने की इजाज़त नहीं थी। शीला ने आश्रम को एक किले में बदल दिया था। उसने अपनी खुद की एक पुलिस फोर्स खड़ी कर ली थी, जो AK-47 और भारी हथियारों से लैस थी। जो सन्यासी कल तक माला जपते थे, अब उनके हाथों में मशीन गनें थीं। आसपास के अमेरिकी लोग उस सड़क से गुजरने से भी डरने लगे थे। रजनीशपुरम अब शांति का केंद्र नहीं, बल्कि एक सैन्य छावनी बन चुका था।
इस दौरान ओशो मौन साधना में थे। वो किसी से बात नहीं करते थे और यही शीला की सबसे बड़ी ताकत बन गई। ओशो तक कौन सी खबर जाएगी और कौन सा इंसान, इसका रिमोट कंट्रोल अब पूरी तरह शीला के हाथ में था। वो ओशो की जुबान और दिमाग दोनों बन चुकी थी। शीला का खौफ सिर्फ आश्रम के अंदर नहीं, बाहर भी था। जब अमेरिकी मीडिया ने सवाल पूछे तो शीला ने झुकने के बजाय उन्हें मिडिल फिंगर दिखा दी। उसका वो मशहूर जुमला टफ टिटीज पूरी दुनिया में उसकी पहचान बन गया। लेकिन यह घमंड जल्द ही भारी पड़ने वाला था। ओरेगन के स्थानीय लोग और अमेरिकी सरकार अब इस विदेशी कल्ट के खिलाफ लामबंद हो रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे एक औरत उनके लोकतंत्र और कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है। टकराव अब तय था और इस टकराव को जीतने के लिए शीला ने वो रास्ता चुना जो सीधा आतंक की तरफ जाता था। जब शीला को लगा कि सत्ता हाथ से निकल रही है तो उसकी भक्ति एक खूनी पागलपन में बदल गई। उसने तय किया कि वो ओरेगन के चुनावों को हाईजैक करेगी और यहीं से शुरू हुआ वो काला अध्याय जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। उसने चुनाव जीतने के लिए एक शैतानी चाल चली। शीला ने अमेरिका भर से हजारों बेघर लोगों को बसों में भरकर रजनीशपुरम बुलाया। उन्हें अच्छा खाना, बियर और रहने की जगह दी गई। लेकिन मकसद सेवा नहीं, वोट था। और जब शीला को पता चला कि वे वोट नहीं डाल सकते तो उसका असली चेहरा सामने आया। कड़ाके की ठंड में उन गरीबों को नशीली दवाइयां देकर शहर के बाहर जानवरों की तरह फेंक दिया गया। ये इंसानियत का नहीं, सत्ता की हवस का नंगा नाच था। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसने विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए जहर का इस्तेमाल किया। और ये जहर सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं था। शीला की सनक इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने ओशो के सबसे करीबी, उनके निजी डॉक्टर स्वामी देवराज को भी मारने की कोशिश की। एक दिन अचानक डॉक्टर देवराज की तबीयत बिगड़ने लगी। वो कोमा में चले गए। शीला को डर था कि डॉक्टर देवराज ओशो को दवाइयों के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं, या शायद वो ओशो को शीला के खिलाफ भड़का रहे हैं। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए शीला ने उस डॉक्टर को भी जहर दे दिया जो भगवान की जान बचाता था। ये साफ हो चुका था, शीला के रास्ते में जो भी आएगा, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त, उसे हटा दिया जाएगा। पर सवाल ये है कि क्या ओशो को वाकई ये पता नहीं था, या फिर भगवान के नाम पर यह सब कुछ उनकी रजामंदी से हो रहा था। 1984 के उस हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। अमेरिकी सरकार अब शांत बैठने वाली नहीं थी। FBI ने रजनीशपुरम के एक एक कोने की तलाशी लेनी शुरू की और वो सारे पर्दे उठने लगे जिनके पीछे शीला के राज दफन थे। करोड़ों डॉलर का घोटाला और मौत का सामान बनाने वाली लैब तो मिली ही, लेकिन FBI को कुछ ऐसा मिला जिसने रिश्तों का खून कर दिया, जासूसी के उपकरण। शीला का पागलपन इतना बढ़ गया था कि उसने आश्रम के हर फोन में बग्स लगा रखे थे। यहां तक कि उसने ओशो के बेडरूम को भी नहीं छोड़ा। वो अपने ही भगवान की हर सांस, हर बात रिकॉर्ड कर रही थी। ये अब भक्ति नहीं थी, ये एक हाई टेक कब्जा था। रजनीशपुरम, जो कभी स्वर्ग जैसा दिखता था, अब अपराध का अड्डा बन चुका था। अनुयायियों के मन में बस एक ही सवाल था, क्या उनके गुरु ओशो भी इसमें शामिल थे? ओशो सालों से मौन थे, लेकिन जब पाप का घड़ा भर गया तो उन्हें बोलना पड़ा। और जब वो बोले तो उन्होंने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। ओशो ने मीडिया के सामने आकर अपनी ही सबसे प्रिय शिष्या पर वो इल्जाम लगाए जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ओशो ने कहा, शीला ने मेरे विश्वास के साथ गद्दारी की है। उसने मेरे नाम पर करोड़ों लूटे हैं, यहां तक कि वो मुझे धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे रही थी। सोचिए, जिस औरत ने अपना पूरा जीवन अपने गुरु के चरणों में डाल दिया, उसी गुरु ने उसे कातिल और धोखेबाज करार दे दिया। प्यार अब नफरत और कानूनी लड़ाई में बदल चुका था। जब शीला को लगा कि जमीन खिसक रही है तो वो चुपचाप रात के अंधेरे में अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड भाग गई। लेकिन कानून के हाथ लंबे थे। 1985 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर हत्या की कोशिश, जासूसी और धोखाधड़ी जैसे दर्जनों केस चले। उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। वो औरत जो कल तक 93 रोल्स रॉयस की मालकिन थी, अब एक छोटी सी जेल की कोठरी में बंद थी। हालांकि अच्छे बर्ताव की वजह से उसे सिर्फ 39 महीनों में रिहा कर दिया गया।
जेल से निकलने के बाद दुनिया को लगा कि शीला अब ओशो को कोसेंगी, लेकिन शीला ने जो कहा उसने सबको फिर से उलझा दिया। उसने कहा, मैं आज भी उनसे बेइंतहा प्यार करती हूं। वो मेरे गुरु भी थे और मेरे प्रेमी भी। तो आखिर ये कहानी क्या थी? एक शिष्या का अपने गुरु के लिए अंधा प्यार, या फिर एक शातिर औरत की सत्ता पाने की भूख? ओशो चले गए, रजनीशपुरम मिट्टी में मिल गया, लेकिन मां आनंदशीला की ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि भक्ति जब जुनून बन जाए तो वो मोक्ष नहीं, विनाश लेकर आती है।